गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास का आज हम हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का वो क्या था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, मतलब इस चैप्टर में यूरोप में सोशलिज्म किस तरह से सोशलिज्म वहाँ पर आम हुआ और किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशलिज्म यानी सोशलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल चेंज, सोसाइटी में किस तरह से बदलाव आना शुरू हुए। In previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulate in Europe after the French Revolution। हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर, उस फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, क्योंकि फ्रेंच के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, वो आज़ादी चाहते थे, वो बराबरी चाहते थे। दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रीडम और इक्वलिटी का जो एक आइडिया था, जो एक सोच थी, वो क्या पूरे यूरोप में सर्कुलेट होने लगी। यानी कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज डिमांड करने लगे। किसकी डिमांड करने लगे? ऑल द यूरोपियन कंट्रीज वो डिमांडेड फॉर द फ्रीडम एंड द इक्वालिटी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम बात कर रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में आज़ादी और इक्वालिटी के लिए तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वहाँ के लोग थे वो आवाज़ उठाने लगे। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। लोग आवाज़ क्यों उठा रहे थे? क्योंकि वो ये देख चुके थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बदलाव आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंज आया था, और वो इस चीज़ से एक तरह से इंस्पायर थे। और वो ये चाहते थे, क्या चाहते थे? वो चाहते थे ड्रामेटिक चेंज, यानी कि सोसाइटी को बदलना होगा, सोसाइटी में कुछ चेंज होना होगा। जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जिस स्ट्रक्चर पर सोसाइटी काम कर रही है, उस स्ट्रक्चर को चेंज होना होगा। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into state and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social powers। देखिए, as you have read, हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में जो सोसाइटी थी वो किस तरह से थी। In 18th century the whole society was divided into states। स्टेट्स हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। एंड द ऑर्डर इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च विद कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और वहाँ पर क्या होता था, किस तरह के मतलब सिस्टम, किस तरह गवर्नमेंट प्रिवेल करती थी? एरिस्टोक्रेसी और इकोनॉमिक और जो सोशल अफेयर्स होते थे, यानी कि ऑल द इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स आर कंट्रोल्ड बाय द चर्च। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसमें बदलाव नज़र आना शुरू हुए। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, new ideas about individual right and who controlled social power begin to be discussed। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये देखने को मिला कि यूरोप और एशिया में बहुत सारे नए आइडियाज़ उभर कर सामने आए। कौन से आइडियाज़? जैसे कि इंडिविजुअल राइट, यानी कि लोगों के अधिकार को लेकर नई चीज़ें सामने आई। हु कंट्रोल सोशल पावर टू बी डिस्कस। और इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन होने लगी। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड
Drozio talked about the significance of French Revolution and many others debated the idea of post-revolutionary Europe. अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में यानी कि हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने क्या उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात किया। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किस पर डिबेट की, पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप का जो आइडिया था उस पर डिबेट की। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। और उन्होंने ये देखा कि फ्रांस में चेंज हुआ था। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच सोसाइटी वाज चेंज। रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर बदलाव हुआ और यही इस वो बदलाव था जिससे बाकी दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग थे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने ड्रास्टिक चेंज की डिमांड की। और वो क्या चाहते थे कि चेंज होना चाहिए सोसाइटी में, जो एक सोसाइटी में जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा है उसको बदलना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी को चेंज होना चाहिए, लोगों के अधिकारों की बात होनी चाहिए, लोगों को अधिकार होने चाहिए, ना कि चर्च के पास अधिकार होने चाहिए। जो इकोनॉमिक और सोशल मैटर्स हैं, सोशल जो भी स्फीयर्स हैं वो चर्च के कंट्रोल में नहीं बल्कि लोगों के कंट्रोल में होने चाहिए। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज, और जो भी कॉलोनीज है यानी कि भारत, अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत जाहिर सी बात है उस वक्त किस में डिवाइडेड था, हमारा देश किस में डिवाइड था, कॉलोनीज में डिवाइड था। तो कहा गया कि हमें इसको क्या करना है, रीशेप, दोबारा से इसको शेप देना है, द आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। और जो सोसाइटी है हमें उसमें क्या करना है, हमें उन आइडियाज़ पर काम करना है जिससे सोसाइटी के अंदर एक बदलाव लाया जा सके। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Response varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, those who wanted to restructure society radically. देखिए, यूरोप में नॉट एवरीवन इन यूरोप में हर इंसान नहीं चाहता था कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. क्यों नहीं चाहते थे सब लोग कि सोसाइटी को चेंज किया जाए, कि सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाए? इसलिए नहीं चाहते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच अभी भी कंजर्वेटिव थी और वो कंजर्वेटिव सोच के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोसाइटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए। और इसी वजह से जो रेस्पॉन्सेज लोगों की तरफ से मिल रहे थे वो क्या थे, वो वारी थे, यानी कि सेम रेस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे थे। वो चाहते थे कि चेंज तो ज़रूरी है बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद करते थे वो कि जो शिफ्ट है वो ग्रेजुअल शिफ्ट यानी कि धीरे धीरे। तो दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स लिबरल्स और रेडिकल्स। देखो कुछ लोग कैसे थे, जो लोग चेंज नहीं चाहते थे वो कौन लोग थे, वो थे कंजर्वेटिव। जो लोग चेंज चाहते थे, सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, यानी कि वो क्या चाहते थे, रीस्ट्रक्चर सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट और जो जिस स्ट्रक्चर पर सोसाइटी काम कर रही थी उसमें चेंज होना चाहिए। तो वो कौन लोग थे, वो लिबरल्स थे। अब सोसाइटी में दो तरह के लोग हो गए, एक कंजर्वेटिव और एक लिबरल्स या रेडिकल्स। कंजर्वेटिव वो जो बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कि सोसाइटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, और लिबरल्स वो थे जो सोसाइटी को क्या चाहते थे कि इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। What did these terms really mean in the next of the time? What is separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all the contexts or all at all times. यानी कि ये दो डिफरेंट आइडियाज़ के लोग थे जो बिल्कुल दो अलग तरीके से सोचते थे। एक चाहते थे चेंज होना चाहिए और दूसरे क्या चाहते थे, दूसरे क्या चाहते थे कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how they influence change. अब हम ये देखेंगे
कि 19वीं शताब्दी में जो भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन था उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी और उसकी वजह से किस तरह के चेंज आए. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at the radical transformation of society through the revolution in Russia. Socialism became one of the most significant and the powerful idea to shape society in the 20th century. देखिए, हम ये कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन के ज़रिए रशिया में जो सोशलिज्म का एक आइडिया था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल आइडिया था, जिसने 20वीं शताब्दी में जो सोसाइटी थी उसको शेप देने में मदद की. यानी कि सोसाइटी को शेप देने का मतलब होता है सोसाइटी में चेंज लाने में एक अहम रोल प्ले किया. किसने रोल प्ले किया? रेवोल्यूशन ने. क्योंकि हम देखिए, कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज बिना रेवोल्यूशन के नहीं आ सकता. आप ये सोचो कि बैठे रहें और चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता. इट कांट बी पॉसिबल. अगर हम सोसाइटी में चेंज चाहते हैं तो हमें रेवोल्यूशन करना ही होगा. अगर हम सोसाइटी में मौजूद कमियों को दूर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में या गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है वो नहीं करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हमें रेवोल्यूशन करना ही होगा. बिना रेवोल्यूशन के चेंज नहीं हो सकता सोसाइटी में. अब हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स. मैंने अभी आपको बताया था कि सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप थे, लिबरल्स या रेडिकल्स, और दूसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव. जो ग्रुप सोसाइटी में चेंज चाहता था, जो ग्रुप चाहता था कि सोसाइटी को चेंज होना है, वो कौन सा ग्रुप था? वो ग्रुप था लिबरल्स का ग्रुप. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. तो लिबरल जो ग्रुप था वो क्या चाहते थे? लिबरल लोग चाहते थे कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पर तमाम रिलीजन्स को इक्वलिटी हासिल हो, जहाँ पर तमाम रिलीजन, सारे ही धर्मों को बराबरी हासिल हो. एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पर नेशन या स्टेट या कंट्री या गवर्नमेंट तमाम रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करे. We should remember that at this time European state usually discriminated. हम ये देखते हैं, अगर हम देखें जिस वक्त के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त यूरोपियन स्टेट्स में क्या हो रहा था? यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि यूरोपियन स्टेट्स में भेदभाव किया. यूरोपियन स्टेट्स में भेदभाव किस लिए किया जा रहा था? डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. यानी कि यूरोप में उस वक्त किसी एक मतलब रिलीजन की बेस पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था. डिस्क्रिमिनेशन किस तरह किया जा रहा था कि एक धर्म के तो फेवर में थे और दूसरे धर्म के अगेंस्ट में. यानी कि जो सिस्टम था, जो गवर्नमेंट थी, वो एक रिलीजन के तो फेवर में थी और दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में काम कर रही थी. इसलिए जो लिबरल्स थे उन्होंने डिमांड की थी कि गवर्नमेंट को तमाम रिलीजन्स को एक ऐसा नेशन होना चाहिए जहां पर गवर्नमेंट तमाम रिलीजन्स को, सारे ही धर्मों को इक्वलिटी ट्रीट करे. किसी भी सिंगल या पर्टिकुलर रिलीजन के ना फेवर में काम करे और ना ही किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट में काम करे. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. अब देखिए यूरोप में किस तरह से, मैंने कहा ना, एक रिलीजन के फेवर में थे और दूसरे के अगेंस्ट में. तो फेवर में ब्रिटेन किन के फेवर में थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया एंड स्पेन. ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट थी वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया के चर्च से के फेवर में थी. स्पेन किसके फेवर में थी? कैथोलिक चर्च. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे? वो जो डायनेस्टिक रूलर्स थे उनको जो बेशुमार पावर्स दे रखी थी, वो चाहते थे कि उनकी पावर्स को, अनकंट्रोल्ड पावर्स, यानी कि उनकी पावर को कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, इतनी पावर. और जब किसी भी रूलर को अनकंट्रोल्ड पावर दे दी जाती हैं तब वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने लगता है. तो लिबरल इसी के ख़िलाफ़ थे. वो चाहते थे कि किसी भी डायनेस्टिक रूलर्स को अनकंट्रोल्ड पावर नहीं हासिल होनी चाहिए. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट.
और वो क्या होता थे कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जो भी अधिकार हैं वो उनके सेफगार्ड की बात करते थे, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल के अधिकारों को उनसे नहीं छीन सकती। दे आर्गूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होने चाहिए। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब ये है कि लोग वोट की बेस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर पार्लियामेंट में भेजें, इसे हम कहते हैं इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी। इसके अलावा जो भी लॉज हैं उनको एक बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए जो उन लॉज को इंटरप्रेट करे। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। और जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि जुडिशरी किसी भी रूलर या ऑफिशियल के दबाव में आकर काम नहीं करे, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। किसकी डिमांड थी? लिबरल्स की। हाउएवर they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise that is a right of every citizen to vote. However, they were not Democrats. हालांकि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे और ना ही वो बिलीव करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर, दैट इज़ द राइट फॉर एवरी सिटीजन। लेकिन उनका ये मानना था कि हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। और जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी है उसको ख़ास तौर से वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वीमेन। इसके अलावा ये औरतों के वोट डालने के हक अधिकार के वोट डालने के मतलब औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड अ नेशन। अब हम लिबरल्स के कंट्रास्ट में देखें तो रेडिकल्स क्या चाहते थे? रेडिकल्स एक ऐसे नेशन को चाहते थे जहाँ पर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, यानी कि जहाँ रेडिकल्स एक ऐसे नेशन को की उम्मीद करते थे, वो एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट उस देश की जो पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी पर बेस्ड करे, यानी कि गवर्नमेंट को किस तरह से काम करेगी ये डिसाइड कौन करे? वहाँ की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मैनी सपोर्टेड विमेन सफरेज मूवमेंट। और रेडिकल्स ज़्यादातर रेडिकल्स औरतों के वोट डालने के हक के फेवर में थे, यानी कि वो चाहते थे कि औरतों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर। लिबरल्स तो ग्रेट लैंड ऑनर्स की प्रिविलेजेस की बात करते थे, जबकि जो रेडिकल्स थे वो इसके अगेंस्ट में थे। वेल्दी एंड फैक्ट्री ऑनर्स, यानी कि रेडिकल्स लैंड ऑनर्स वैली फैक्ट्री ऑनर्स को किसी तरह की कोई प्रिविलेज हासिल हो इसकी वो मुखालिफत करते थे, इसको वो अपोज करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अलावा वो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी थे, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू। और रेडिकल्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव्स की। तो कंजर्वेटिव अपोज टू रेडिकल्स एंड, जबकि कंजर्वेटिव्स दोनों ही को अपोज करते थे, यानी कि ना ही वो रेडिकल्स को फॉलो करते थे और ना ही लिबरल्स को। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हाउएवर द इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने अपने दिमाग को खोला, यानी कि उन्होंने सोचा समझा गौर फिक्र किया और उन्होंने कहा कि हाँ एक चेंज एक बदलाव की ज़रूरत है। अर्लियर इन 18वीं सेंचुरी और 18वीं शताब्दी में कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। और उन्होंने इस बदलाव के आइडिया को क्या किया? अपोज किया। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि कंजर्वेटिव्स ने अपने दिमाग को खोला और मतलब सोचा, उन्होंने अपने ओपन माइंडेड का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि चेंज की ज़रूरत है, लेकिन बाद में उन्होंने इसी चेंज के आइडिया को अपोज किया। But the 19th century they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. लेकिन 19वीं शताब्दी में उन्होंने ये कहा कि कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन they accepted that some change was inevitable, कुछ बदलाव होने चाहिए, but believe, लेकिन उनका मानना भी यही था कि पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। जो हमारा पास्ट था उसको हमें रेस्पेक्ट करना है, यानी कि हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। चेंज हैड टू बी ब्रॉट, और अगर चेंज होंगे तो ये बहुत धीरे धीरे होंगे, एक स्लो प्रोसेस के थ्रू होंगे। सच डिफरेंट आइडिया अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश
और ये जो अलग अलग आइडियाज़ थे चेंज के बारे में, रेडिकल्स का अलग आइडिया था, लिबरल्स का अलग था और कंजर्वेटिव्स का अलग था, तो इनमें भी इन डिफरेंट आइडियाज़ के बीच में क्लैश होने लगी। ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि सोसाइटी में चेंज को लेकर ये जो डिफरेंट आइडियाज़ थे लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स के, तो उनमें क्लैश होने लगे। The various attempts at revolution and national transformation in 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो बहुत सारी कोशिशें की गई इस रेवोल्यूशन को लेकर एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। कब इन 19th सेंचुरी, जिसने हेल्प की, किस तरह से मदद की, बोथ लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ पॉलिटिकल टेंडेंसीज, यानी कि जो भी पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं और बोथ लिमिट्स एंड पोटेंशियल, पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं उनके पोटेंशियल और जो भी उनकी बाउंडेशंस हैं उनको हमें क्या करना है, एक तरह से वहाँ पर डिसाइड कर देना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो क्लैश हो रहा था इन तीनों के बीच, डिफरेंट आइडियाज़, जो तीन लोगों के अलग अलग आइडियाज़ थे, कंजर्वेटिव का आइडिया अलग था, लिबरल के आइडियाज़ अलग थे और रेडिकल्स के अलग थे, तो इस तरह से लिमिट्स कर दिया गया इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, और आप भी पढ़कर आइएगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।